स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के 11 साल हुए पूरे बीजेपी शासित राज्यों में जिला स्तर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पार्टी। बीजेपी मुख्यालय में आज प्रेस वार्ता करेंगे सीएम योगी। मोदी सरकार की गिनाएंगे उपलब्धियां। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 11 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर कहा, 11 वर्षों में कई चीजें हुई है जो ऐतिहासिक हैं। 11 जून को एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन पर जाएंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। वायुसेना प्रमुख और भारतीय वायुसेना के सभी वायु योद्धाओं ने दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने की वंदे भारत एक्सप्रेस की सवारी। कहा, यह हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है, इससे पर्यटकों को बहुत लाभ होगा। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। 26 मई 2014 को शुरू हुई यह यात्रा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र पर आधारित रही। इन वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय प्रगति की है। आर्थिक मोर्चे पर भारत 2014 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये पिछले 11 वर्षों का जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काल रहा है, वो आप अगर पूरे आजादी के बाद से आप अगर देश के इतिहास के विकास को देखेंगे और देश की उन्नति को देखेंगे तो ये 11 साल स्वर्णिम काल कहा जा सकता है इस देश के उत्थान में, इस देश की उन्नति के लिए। कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदृष्टि है और इस देश को विकसित करने का जो उन्होंने और विकास की गति को आगे बढ़ाने का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, वो इस बात को दर्शाता है कि उनकी सोच, दृष्टि जो है वो इस देश को आगे ले जाएगा। आप इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के शासनकाल को अगर देखें तो एक उन्होंने संकल्प लिया आत्मनिर्भर भारत बनाने का। आत्मनिर्भर भारत आज बना है और उसका उदाहरण, ताजा उदाहरण आपको ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला। अपने देश में निर्मित रक्षा उपकरणों का प्रयोग करके पाकिस्तान को 4 दिन के अंदर घुटने टेकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजबूर कर दिया। आज पूरे दुनिया में अगर इस देश के सम्मान को देखेंगे तो पूरे दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया। आज दुनिया का कोई भी देश सीना तान के हमारे देश से नहीं बात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बराबरी से बात करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में जो सुधार हो रहा और जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका परिणाम दिख रहा है। अभी ताजा जो आईएमएफ का जो जारी हुआ है उसमें आज हम 4थे नंबर पर आ गए पूरी दुनिया में। जापान को हमने पीछे छोड़ दिया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच का संकल्प है और इसको स्वर्णिम काल नहीं कहेंगे। और विकास को देखिए आप, हर क्षेत्र में विकास जो है तेजी के साथ आगे बढ़ा, विकास को गति मिली है। प्रधानमंत्री जी ने जो उत्पादन के क्षेत्र में, निर्यात के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप अगर जाएंगे, कोई ऐसा क्षेत्र जिसको आप पकड़िए, उस क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो उस क्षेत्र में आपको 11 साल के कार्यकाल और 2000 आजादी के बाद से 2014 तक का कार्यकाल, दोनों आकाश जमीन का अंतर नजर आएगा। तो ये उनकी संकल्प शक्ति, दूरदृष्टि का परिणाम है और वो इस बात को लगातार उसको कर रहे हैं। हर क्षेत्र को विकसित करने के
प्रयास कर रहे हैं। हम जिस विभाग को चला रहे हैं उसमें मत्स्य का उत्पादन हो या दूध का उत्पादन, दूध के उत्पादन में आज हम विश्व में पहले स्थान पर हैं। मछली के उत्पादन में आज हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। हम 60,000 करोड़ रुपए का निर्यात कर रहे हैं। अगर 2014 तक, आजादी के बाद से 2014 तक 30,000 करोड़ का निर्यात होता था और पिछले 10 वर्षों में वह मेरा निर्यात बढ़ के 60,000 करोड़ हो गया, दोगुने का अंतर हो गया। तो ये सारा काम जो हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार, देश के उत्पादन में, हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने और उसके साथ साथ जो पिछड़े राज्य हैं उन राज्यों को विकसित करने का जो प्रयास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो अद्भुत है। क्योंकि उनका मानना है कि जब तक पिछड़े राज्य जो पिछड़े हैं वो जब तक विकसित नहीं होंगे, विकसित भारत का जो उनका सपना है 2047 में, वो पूरा नहीं हो सकता। तो पिछड़े राज्यों को भी विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बिहार में, बिहार हमारा पिछड़ा राज्य था। आज प्रधानमंत्री जी हर महीने वहां जाते हैं, हर महीने जाते हैं और हजारों करोड़ रुपए का वहां योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हैं। बिहार के बाढ़ से निपटने के लिए जो उन्होंने काम किया, तो इसलिए विकसित राज्यों के जो पिछड़े राज्य थे उनको विकसित करने का भी प्रयास वो कर रहे हैं लगातार। तो ये सारा चीज को आप देखेंगे तो आप मानेंगे, स्वीकार करेंगे इसको कि पूरे आजादी के बाद से, देश की आजादी के बाद से जो कार्यकाल रहा और 11 साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल है वो स्वर्णिम काल है। दोनों में कोई तुलना नहीं। और एक बात आम लोगों को जानना चाहिए कि हमारे देश में मान लीजिए 144 करोड़ आबादी है। 144 करोड़ आबादी के लिए चौथा नंबर पे आना और कोई छोटा आबादी वाले देश जो हमसे ज्यादा कमाते हैं, इसके फर्क आपको महसूस होगा जब आप पर कैपिटा हर परिवार के पीछे, हर व्यक्ति की कमाई के ऊपर आप कुछ निर्णय करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा आर्थिक हाल क्या है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहते हैं, हमारे देश की सिर्फ 1% व्यक्ति के पास हमारी जो धन, देश की धन, ये 40% देश की धन की मालिक होता है हमारा देश की 1% चुनिंदा लोगों ने। जहां हमारा देश की 50% निचले स्तर के लोगों के हाथ में सिर्फ हमारे देश की 3% संपदा है, धन है। तो इसमें क्या मालूम, ये साबित होता है कि हमारा देश में एक धनवान होते हैं और दूसरी तरफ आम जन होते हैं, जिसके बीच फर्क बढ़ते जा रहे हैं, दरार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सरकार की आर्थिक नीति का गलतियां। मान लीजिए 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, वादा किए थे किसने? मोदी साहब ने। दिया है? नहीं। किसानों को दुगना रोजगार होगी, वादा किसने किए थे? मोदी ने। हुआ है? नहीं हुआ। और ये क्यों नहीं हुई? एक तो नोटबंदी, गलत तरीके से जीएसटी और कोविड के मसले पे ये सरकार की लापरवाही और नाकामी के चलते हमारे देश में लाखों की तादाद में लोगों की मौत हो गई थी। याद करो आप, वो दिन ना भूलना, यही मेरा निवेदन रहेगी। तो हमारा देश में जहां हम पहुंचने वाले थे वहां हम पहुंच नहीं पाए, फिर ढिढोरा पीटना बंद नहीं हुई। अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शुरू हो गए, राजनीतिकरण कैसे किया जा सकता है। देखिए, हमारे जहांबाजों ने आज से नहीं, हमारा जहांबाजों आजादी के समय से एक नहीं कई लड़ाई लड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने लड़े हैं, जब पहले तो जवाहरलाल नेहरू लड़े थे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने लड़े हैं, इंदिरा गांधी लड़ी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी लड़ी थी। सबसे ज्यादा कामयाब कब मिले? 1971 में। कैसे? पाकिस्तान को कमर तोड़ते हुए हम बांग्लादेश नामक एक अलग राष्ट्र बनाए। याद है आप लोगों को? 93,000 पाकिस्तानी फौजों को हम बंदी बना लिए थे। शिमला करार सिग्नेचर करने के, साइन करने में मजबूर हुई थी पाकिस्तान। ये तो हुई थी ना, इसका जिक्र नहीं करती ये सरकार। और ये 7 या 9 जो भी हो, आतंकियों की ढांचा को गिराया, जरूर गिराया। इसलिए हमारे फौज पे नाज है, हमें गर्व है, अहंकार है।
लेकिन फिर भी सरकार कभी हां कभी ना दुविधा में क्यों रहते हैं मुझे पता नहीं। आज सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग में हमारा सीडीएस साहब जो बात रखे हैं हमारे लॉसेस के बारे में, हमारे क्षति के बारे में, हमारे विमान की क्षति के बारे में सरकार ये नहीं सिखा रहा, तो सच क्या है गलत क्या है हमें कैसे पता चलेगा? हमारे देश के आम लोगों को तो सच बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम जानते हैं कि पाकिस्तान पे हमला हुई थी हमारी तरफ से, सही था ये हम सब समर्थन भी किए थे, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि असलियत में क्या हुई? ट्रंप कहां से आ गए? ट्रंप ने 11 बार ये जंग को रोकने की सेवा लेते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री इसका विरोध तो नहीं करते हैं। कुछ दिन पहले पुतिन के साथ वार्ता करने के चलते फिर भी ट्रंप ने एक बात दोहराई कि मैंने सारे जंग रोक दिया इंडिया पाकिस्तान में, तो सच क्या है पता नहीं। ये दुविधा क्यों सरकार के? सारे देश सरकार के साथ है, हमारा देश की सुरक्षा के लिए सारे देशवासी हमारा फौजों के साथ है, इसमें कोई शंका नहीं। हम बिना शर्त बिना कहे के जिस दिन पहलगाम में घटना घटी उसी दिन से सरकार की हर कदम पे आप समर्थन जता रहे थे, लेकिन सरकार कोई आतंकियों को पकड़ने नहीं पाए। सरकार क्या करे पता नहीं। देश के अंदर आप ये नहीं कहते कि हमारे विमान की कोई लॉस हुई, अब सिंगापुर जाके बोलते हैं क्यों? तो इसमें आम लोगों की सवाल उठेगा, तो ये सवाल का जवाब देने के लिए सबसे बड़ा पंचायत है पार्लियामेंट। हम इसीलिए विशेष सत्र बुलाने की मांग किए थे, वो बात आपने नहीं सुना। क्यों? हमारा अधिकार नहीं है क्या? आप अपने मन मुताबिक चलोगे, झूठ की पुलिंदा आप निकालोगे, आम लोगों को गुमराह करोगे, हर चीज में सेवा अपने लेते रहोगे। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में कोई कभी कुछ किया ही नहीं। मोदी जी आए तब हिंदुस्तान जन्म हुई, मोदी जी आए तब हिंदुस्तान बने, मोदी जी आए तब हमें रोशनी मिले, ये नहीं है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, वैसा हिंदुस्तान में एक दिन में नहीं बन पाए। आजादी के समय के आज की तारीख तक जितनी उपलब्धियां हमारे देशवासियों ने की हैं, इसको भी तो गिनाओ, गिरवार में झांक के देखो। विभिन्न राज्यों से पर्यटक इस समय गर्मी की छुट्टियों में गंगोत्री धाम के साथ साथ नैंगोल घाटी, जादुंगा गांव पहुंच रहे हैं। बता दें कि इनर लाइन इलाके में पड़ने वाले नेलोंग घाटी के लिए उप जिलाधिकारी कार्यालय से परमिट जारी होने के बाद ही पर्यटक यहां दिवसीय यात्रा पर पहुंच सकते हैं। जादुंगा गांव में पर्यटक विभाग होम स्टे निर्माण कार्य करवा रहे हैं ताकि भविष्य में पर्यटक यात्री विश्राम कर सके। बता कि 1962 के युद्ध के समय के निवासियों को हर्षिल, बेगौरी और डुंगडा में विस्थापित कर दिया गया था, लेकिन अब वाइब्रेंट विलेज के तहत इन गांवों को पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है। आज हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ नेलोंग घाटी में आए हैं और भारत का जो पहला गांव, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अंतिम गांव न कहकर पहला गांव कहते हैं, जाडूंग, हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और आपको बताऊं कि 1962 के जो हमारा वार हुआ था चाइना के साथ, उस समय हमारे जो गांव भोटिया जनजाति के लोग जो यहाँ पर रहते थे, उनको यहाँ पर आर्मी ने यहाँ से नीचे माइग्रेट किया, जो अभी वर्तमान में हर्सिल में और बगोरी में रहते हैं। लेकिन अब क्योंकि सरकार रिवर्स माइग्रेशन की ओर बढ़ रही है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर आप देख रहे हैं जाडूंग गांव में होम स्टे की फैसिलिटीज डेवलप होने जा रही है। यहाँ पर पर्यटन विभाग 5 से 6 कॉटेज बना रहे हैं स्थानीय लोगों के लिए, ताकि वो आने वाले जो अपकमिंग जो टूरिस्ट हैं उनके लिए यहाँ पर रहने की फैसिलिटीज हो सकें। अभी वर्तमान में केवल ये सिंगल डे का पास हमें भैरव घाटी से और यहाँ तक का मिला है, जिसमें आपको शाम तक वापस होना होता है। भारतीय यात्रियों के लिए ये ओपन वैली है, लेकिन फॉरेनर्स यहाँ पर नॉट अलाउड है। और ये बहुत ही सुंदर घाटी है, आप देख रहे हैं कितना ये टेरेन बहुत ही, जहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन ग्लेशियर्स और नीला आसमान आप देख रहे हैं। और मैं अपने भारतीय सेना के जाबाजों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो यहाँ पर लगातार सीमा पर कड़ी चौकसी करते हैं, जिससे देश की सुरक्षा यहाँ पर व्यवस्थित रहती है, शांति व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। और धीरे धीरे अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आज भी काफी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ पर 7-8 गाड़ियां आई हैं और काफी लोग पीछे भी जा चुके हैं। और मैं अंत में यही बोलूँगा कि
देश विदेश के पर्यटकों से निवेदन करूं कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, आप इस वैली का एक्सप्लोर करें। थैंक यू। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे भी योगा सीखेंगे। योग दिवस के आयोजन को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस साल योग दिवस पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, खेल विभाग और युवा कल्याण विभाग मिलकर एक आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें आम लोगों के अलावा स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र, शिशु सदनों के बच्चे, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और उनके बच्चे शामिल होंगे। देखिए, आने वाले 21 जून यानी कि विश्व योगा दिवस के अवसर पर WCD विभाग और हमारा युवा कल्याण और खेल विभाग किस प्रकार से समावेशी रूप में इस विश्व योगा दिवस को हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे खिलाड़ी तीनों का सहयोग करते हुए वृहद स्तर पर किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन हो, वृहद स्तर पर किस प्रकार से योगा का प्रशिक्षण हो, योगा के प्रति लोगों में रुचि बढ़े, उसको लेकर आज एक बैठक की गई थी, जिसमें हमारे दोनों विभाग के संबंधित सेक्रेटरीज भी मौजूद थे, हमारे डायरेक्टर भी मौजूद रहे। निश्चित रूप से 21 तारीख का कार्यक्रम कराया जाना निश्चित हुआ है। हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों से हमारे जो बच्चे हैं वे हो गए, हमारे आंगनबाड़ी बहनें हो गई और हमारे शिशु सदनों में रहने वाले हमारे बालक बालिकाएं हो गई और साथ ही हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे हो गए। सभी संयुक्त रूप से जो है योगा दिवस में पार्टिसिपेट करेंगे और निश्चित रूप से ये संख्या बहुत अच्छी संख्या होगी। एक बेहतरीन ट्रेनर को रखे जाने के निर्देश दिए हैं ताकि योगा एक 2 साल के बच्चे से लेकर हमारे 60 साल तक के हमारे संबंधित कर्मचारी अधिकारी कैसे उस योगा उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उसके सारे आयामों को सिखाने के निर्देश जो है वो दिए हैं। मैं समझती हूँ कि इस योगा को अपने जीवन में एज ए कल्चर के रूप में और एज ए जरूरी पद्धति के रूप में अपने जीवन का हिस्सा बनाए, उस दिशा में काम करने के निर्देश जो है आज दोनों WCD और हमारे खेल विभाग और युवा कल्याण विभाग को दिए हैं। मैं समझती हूँ कि इस योगा के माध्यम से एक जो खेल संस्कृति है, योग अपने आप में एक खेल है और ये खेल संस्कृति अपने जीवन में लाना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, मानसिक दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत आवश्यक है। और मैं समझती हूँ कि इसके माध्यम से जिसकी शुरुआत बहुत पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उत्तराखंड की इस देवभूमि से शुरुआत हुई है। मैं समझती हूँ कि स्वास्थ्य संवर्धन की दिशा में योग अपने आप में बहुत बेहतरीन सिद्ध होता आया है और ये हमारा हिस्सा बने, उसको लेकर कार्यक्रमों की रूपरेखा जो है आज दोनों विभागों के अधिकारियों के साथ में उसकी रूपरेखा तय की गई है। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। विधायक कापड़ी ने आरोप लगाया कि खटीमा में लंबे समय से अवैध मिट्टी खनन हो रहा है। विधायक और कांग्रेस ने अवैध मिट्टी खनन को लेकर शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भुवन कापड़ी अवैध खनन और ओवरलोडिंग से लगातार आमजन परेशान है। ओवरलोडिंग वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं में लोग जान गंवा रहे हैं, लेकिन अवैध खनन ओवरलोडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। चारों ओर अवैध खनन चल रहा है और शासन प्रशासन की संलिप्तता के बगैर अवैध खनन नहीं हो सकता। दिया में जो खनन चल रहा है उसके खिलाफ हम धरने में बैठे। जब अभी जो मुख्यमंत्री हैं, जो विधायक थे, वो जो है जब विधायक थे तो वो 4 दिन धरने में बैठे थे, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद विधानसभा के सत्र में हमने कहा कि आपने वहाँ खनन रुकवाया था, तो अभी आप मुख्यमंत्री आप खनन रुकवाएंगे या नहीं रुकवाएंगे। तो खनन नहीं रुका और अब समय सीमा भी पूरी हो गई है और समय सीमा पूरी हो गई है, उसके बावजूद भी वहाँ अवैध खनन चल रहा है। उसके अलावा हमने ये मांग करी थी कि सड़कों पर ओवरलोडिंग न हो, ओवरलोड ट्रक न चलें। अगर आप आज देखेंगे तो आंतरिक सड़कें, चाहे गंजाबाग से श्रीपुर बिछा वाली हो, दियोरी से जो है बिरिया वाली हो, चाहे बिचपुरी वाली रोड है, सारी रोडें कहीं न कहीं ओवरलोडिंग के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी बिचपुरी में ओवरलोडिंग ट्रक से एक महिला की मौत भी हुई है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार किस तरफ जा रही है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है, जहां आज लोगों को परेशान होना पड़ रहा है।
ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा में उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानून में जो भी नहीं रेग रही है। इसलिए आज हमने तहसील में प्रदर्शन किया है। हमारी ये मांग है कि अवैध खनन बंद हो और ओवरलोडिंग बंद हो, जिससे खटीमा के लोग सुरक्षित रहें और हमारी सड़कें सुरक्षित रहें। जिन नदियों में भी चल रहा है और जिनकी समय सीमा पूरी हो गई है, उनको सरकार ने तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए और जो लोग ओवरलोडिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, फिर आंदोलन करें। आज विधायक खटीमा भुवन कापड़ी जी ने सांकेतिक धरना दिया और जो ये खनन हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु और जो डंपर ओवरलोडिंग चलने हेतु उनके लिए उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। तो ज्ञापन प्राप्त कर लिया है, संबंधित को प्रेषित कर दिया जाएगा। और वैसे भी मुख्य रूप से दिया जो कॉमन नदी का उन्हें खनन के लिए का है, उनके द्वारा जांच कर ली जाएगी कि खनन का पट्टा कब तक है। यदि उसका समय समाप्त हो गया है तो उस पर भी रोक लगा दी जाएगी। विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो भी सूचना प्राप्त होती है उसमें संबंधित को जाकर के छापामारी की जा रही है और उस पर लगातार कार्रवाई करते हैं। उसी कड़ी में आज एक अवैध खनन में सूचना पर सुबह एक जेसीबी मशीन खनन करते पाई गई, जिसको सीज कर तहसील में खड़ा कर राख्या प्रेषित कर दी गई है और उस पर भी आगे कार्रवाई की जा रही है। जिले में बढ़ रहे अपराध पर रोकथाम लगाते हुए पौड़ी पुलिस की धरपकड़ अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में पौड़ी पुलिस ने उन 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया जो कई सालों से बदमाशी, मारपीट और चेक बाउंस के मामले में कई सालों से फरार थे। पुलिस ने एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार और एक मोटरसाइकिल बरामद किए। बता दें कि गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ अलीगढ़ में हत्या, लूट जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। आज तिलकवा पुलिस के द्वारा जगपुरा चौराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में 2 सवार व्यक्ति दतेड़ी की तरफ से आ रहे थे, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। दोनों के द्वारा गाड़ी न रोककर पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। एक्सचेंज ऑफ फायर में एक अपराधी के पैर में गोली लगी, एक भाग निकला, जिसकी दबिश दी जा रही है। गिरफ्तार अपराधी से पूछने पर स्पष्ट हुआ कि इसका नाम कैफ उर्फ चीनी सन ऑफ गुलशेर निवासी वारसी अलीगढ़ का है, जिसके ऊपर आधा दर्जन करीब हत्या, लूट और हत्या के प्रयास और गैंगस्टर जैसे मुकदमे पंजीकृत है। साथ ही वारसी अलीगढ़ से हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त को मेडिकल उपचार हेतु रवाना कर दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस, कोका कारतूस एवं स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां पुलिस ने अमीपुर नगौला में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही ससुराल में चोरी करवाई थी। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने 1,50,000 रुपए और करीब 15 लाख रुपए के पीली और सफेद धातु के आभूषण समेत एक मोटरसाइकिल बरामद की। खबर कन्नौज से है, जहां माइनर के पास संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने से परिजनों ने प्रदर्शन किया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की। बता दें कि 26 मई को माइनर के पास युवक का शव मिला था, जिसके बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले की गहरी जांच में जुट गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।